अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आज सुना दिया गया है मिलिट्री ट्रायल्स का फैसला। और मिलिट्री तहवील में यूं तो पहले तकरीबन कुछ 102 मुल्जिमान थे और उसके बाद कुछ मुल्जिमान को रिहा कर दिया गया था जिनके ऊपर कोई जुर्म साबित नहीं हुआ था, और कुछ के ऊपर मामूली सजाएं थी, वो भी अपनी सजाएं काटने के बाद रिहा हो गए थे। जिसके बाद अदालत की तरफ से चूंकि एक स्टे आ गया था, तो उसके बाद 85 लोग जो तहवील में थे उनके कुछ के ट्रायल मुकम्मल हो चुके थे और कुछ के ट्रायल अभी तक भी जारी हैं। तो अब अदालत ने ये इजाज़त दी है कि जिन लोगों के ट्रायल मुकम्मल हो चुके हैं उनकी सज़ाएं सुनाई जा सकती हैं। तो जिसके बाद आज 25 मुल्जिमान की सज़ाएं सुना दी गई हैं। ये क्या सज़ाएं हैं और इनके बाद अब होगा क्या, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके साथ साथ जी रिचर्ड ग्रैनेल जो हैं वो अभी भी बड़ी तुंदो तेज़ी से एक्स के सितारे पर चमक रहे हैं, और अब तो बाकायदा ऐसा लग रहा है कि पीटीआई को कोई ऐसा शख्स मिल गया है कि जिसको वो बाकायदा शिकायत लगा सकते हैं। तो अब वो सिलसिला भी शुरू हो चुका है कि शिकायतें भी उन्हें लगाई जा रही हैं। आज मंसूर अली शाह साहब ने एक और ख़त लिखा है और इस खत में क्या वो तहरीर कर रहे हैं इसके ऊपर बात करेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट व्लॉग है जी आज का। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो जैसा कि आप लोग देख रहे थे, 2-3 दिन से पीटीआई कुछ अच्छा महसूस कर रही थी जब से रिचर्ड ग्रैनेल ने इमरान खान को रिहा करने के हवाले से आवाज़ उठाई थी। 26 नवंबर के वाक़यात के ऊपर आवाज़ें उठ रही थी, तो जिसके बाद से एक दबाव जो था इस हुकूमत के ऊपर भी महसूस हो रहा था। लेकिन अब ज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि इस दबाव का तासुर थोड़ा ज़ायल हुआ है और इधर से पलटकर वार किया गया है। और ये पलटकर वार भी इसको आप कह लें या जो भी कह लें, क्योंकि अल्टीमेटली इससे पीटीआई को थोड़ा बहुत रिलीफ भी मिल सकता है आगे चल के। लेकिन अभी तो बहरहाल ये एक बहुत बड़ी खबर है जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को और उसके मुल्जिमान को सजाएं सुनाई गई हैं। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वर्कर्स जो इस वक्त मिलिट्री तहवील में थे, इसमें से 25 लोगों के ट्रायल मुकम्मल हुए, जिसके बाद आईएसपीआर की तरफ से आज ये ऐलान किया गया है कि 25 मुल्जिमान को सजाएं सुनाई जा रही हैं और इन तमाम मुल्जिमान पर उनके बकौल जुर्म साबित हो चुके हैं। और इनमें से तकरीबन 10 मुल्जिमान हैं जिनको 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। काफ़ी बड़ी पनिशमेंट है जो इनको दी गई है। कुछ लोग हैं जिनको 9 साल, किसी को 5 साल, किसी को 4 साल, किसी को 2 साल। तो इस तरह मुख्तलिफ ये सज़ाएँ हैं जो इन मुल्जिमान को सुना दी गई हैं। इन मुल्जिमान को ये सज़ाएँ सुनाने के बाद इनकी जो मुतल्लिका जेलें हैं वहाँ पर भिजवा दिया गया है। कुछ मुल्जिमान अडियाला जेल और कुछ को कोट लखपत जेल में भिजवा दिया गया है। ये मुल्जिमान इन सज़ाओं के खिलाफ हाई कोर्ट्स में अपील भी कर सकेंगे। तो पहले तो ये हो गई खबर। अब आ जाते हैं कि आइए इसका तज्जिया क्या है। पहली बात तो ये है कि मिलिट्री ट्रायल्स जो हो रहे थे, इसका एक केस अभी तक पेंडिंग है जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। अगरचे इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ही का एक बेंच इसके ऊपर फैसला दे चुका है और इस बात को कलअदम करार दे चुका है कि सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके खिलाफ फिर अपीलें दायर की गई और अब आईनी बेंच में ये अपीलें ज़ेरे समात हैं। अब आईनी बेंच की क्या हैसियत है और इस आईनी बेंच में कौन से लोग मौजूद हैं और इन्होंने क्या फैसले देने हैं, मैं फ़िलहाल इसकी तफसील में नहीं जाना चाहती। वो आप सब बहुत अच्छी तरह अब बाशऊर हो चुके हैं, सबको समझ है कि इस वक्त आईनी बेंच जो है वो किसके इशारों पर क्या कर रहा है। लेकिन बहरहाल आईनी बेंच ने ये जो फैसला दिया था कि जिन मुल्जिमान के ट्रायल्स मुकम्मल हो चुके हैं, बहरहाल उनके फैसले सुनाए जा सकते हैं। तो ये फैसले आज सुना दिए गए हैं। पहले तो सबसे अहम सवाल ये है कि आखिर वो कौन सा फार्मूला है जिसके तहत 9 मई के मुतादिद हज़ारों मुल्जिमान थे 9 मई के, उनमें से कुछ मुल्जिमान जो हैं उनको सिर्फ पिक एंड चूज़ करके मिलिट्री तहवील में दिया गया और बाकी कई सारे मुल्जिमान ऐसे हैं जिनकी जो इस वक्त ट्रायल्स हैं या केसेस हैं वो इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों में चल रहे हैं, जिनमें खुद इमरान खान साहब भी शामिल हैं, पीटीआई के दीगर कई रहनुमा शामिल हैं। और जीएचक्यू गेट हमला केस सिलसिले में अभी भी आपको पता है कि अडयाला जेल में आजकल भी समातें हो रही हैं, फर्द जुर्म भी आयद की जा चुकी है। तो ऐसी क्या आखिर इसमें तकसीम है या किस तरह से इस बात को तय किया गया है, इसका तयन करने का तरीका क्या था कि कुछ लोगों को तो मिलिट्री तहवील में दिया गया और कुछ लोगों को नहीं दिया गया। तो पहला तो ये अहम सवाल है। दूसरा फिर वही अहम सवाल है कि क्या सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो सकता है और उसके लिए जो आईनी पेचीदगियां हैं क्या उसको दूर किया गया।
इसके ऊपर भी आपको पता है कि कोई वाज़ेह जवाब हुकूमत के पास नहीं है। अभी तक भी तो मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तीसरा जो इसमें अहम नुक्ता है वो ये है कि इस मामले के ऊपर खुद ही ऐसा लग रहा है कि जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वही मुद्दई भी है और वही इसमें खुद ही मुनसिफ बनी बैठी है और वो खुद ही एक बंद कमरों में ट्रायल करके फैसले भी सुना रही है। तो वो खुद ही मुद्दई भी हैं, खुद ही मुनसिफ भी हैं, खुद ही वकील भी हैं, तो सारा कुछ खुद ही हैं। यहाँ पर जो मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल होते हैं उनके ऊपर दुनिया भर में इसलिए भी सवाल उठाए जाते हैं, वैसे तो अब कहीं और होते भी नहीं हैं ख़ास, लेकिन अगर कहीं हों भी तो इसलिए भी उन पे सवाल उठाए जाते हैं कि इनको शफाफ ट्रायल नहीं कहा जाता। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर एक्सेस नहीं होती आम लोगों की, मीडिया की, और कुछ पता नहीं होता कि क्या अंदर ट्रायल में हो रहा है, कौन शवाहिद पेश कर रहा है, कैसे शवाहिद पेश किए गए, कौन से दलाइल दिए गए और जज साहब ने किन चीज़ों के ऊपर बेस करके जो है वो सज़ाएं दी हैं। तो ये बिल्कुल एक क्लोज्ड किस्म का ट्रायल होता है जिसमें शफाफियत वगैरह के हवाले से सवाल हमेशा ही उठाए जाते हैं। और इन 25 मुल्ज़िमान को जो सज़ाएं सुनाई गई हैं, यहाँ पर भी ऐसा ही मामला है कि जो ये ट्रायल हुए हैं इसका कोई हमारे पास, हम अगरचे जर्नलिस्ट हैं और बहुत सारे लोग हैं, तो किसी के पास भी इसकी कोई रिकॉर्ड नहीं है कि आखिर इन केसेस में क्या कुछ हुआ और किस तरह से ये केसेस आगे प्रोसीड किए। तो ये एक सबसे बड़ा इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। दूसरी बात ये कि आज जो ISPR ने सज़ाएं सुनाई, एक वीडियो भी बना के जारी की गई है इस मौके के ऊपर, जिसमें इन तमाम सज़ाओं से मुतल्लिक जो मुल्ज़िमान थे इनके चेहरे दिखाए जा रहे हैं कि ये लोग स्पॉट के ऊपर मौजूद थे जहाँ पर ये वाक़या हुआ, और कुछ लोगों को नारे लगाते और कुछ लोगों को कुछ डंडा चलाते या इस तरह से कुछ मामलात करते देखा गया है। और कुछ लोग वहाँ पे मौजूद हैं, उनकी वीडियोस मौजूद हैं और वो वहाँ से उनको यानी गिरफ्तार किया गया था। तो ये उनके साथ साथ उन्होंने वीडियोस भी जारी की हैं। लेकिन क्या किसी जगह पर किसी शख्स का मौजूद होना यही सबसे बड़ा एविडेंस है? क्या उस शख्स ने वाकई ही कोई जलाओ घेराव किया और कुछ उसने नुकसान पहुँचाया, तो उसके लिए क्या शवाहिद पेश किए गए? ज़ाहिर है ये सारी चीज़ें फिर अदालत में ही डिसाइड होती हैं, लेकिन चूँकि अदालत की कार्रवाई किस तरह से हुई है इसका कोई हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है। कुछ मुल्ज़िमान की एतराफ़ी वीडियोस भी जारी करवाई गई हैं बाद में, लेकिन सवाल फिर वही कि एक बंदा जो मिलिट्री तहवील में है, आप उसकी अगर एतराफ़ी वीडियो जारी करते हैं तो उसकी क्या हैसियत होगी? इस बारे में हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी मौजूद हैं कि अंडर कस्टडी अगर आप किसी की कोई एतराफ़ी वीडियो जारी करते हैं तो उस बयान की कोई हैसियत नहीं होती। सबको पता होता है कि ये काबिल एतबार नहीं है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि उस शख्स ने ये अपनी मर्ज़ी से बयान दिया हो सकता है कि उसको दबाव के तहत उससे बयान लिया गया हो। तो इन एतराफ़ी वीडियोस की तो कोई हैसियत उस तरह से है नहीं, जो पाकिस्तान का आइन और कानून के मुताबिक जो हाई कोर्ट्स के फैसले हैं उसके तहत मैं ये बात कर रही हूँ। तो बहरहाल ये एक कांटा है जो एक चुभा बैठा था कि जनाब ये नहीं होना चाहिए था, और ये एहतजाज हुआ और इस एहतजाज में जलाओ घेराव हुआ और मिलिट्री तनसीबात पर हमले किए गए और कोर कमांडर हाउस को जलाया गया और जो है इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। तो ये इस वजह से एक बहुत तकलीफ दे दिन डिक्लेयर किया गया था, स्याह दिन के तौर पर इसको मनाया भी जाता है, और ये बार बार डिमांड की जाती है कि इसके जो मुल्ज़िमान बाकी अदालतों में भी हैं उनको भी सज़ाएं सुनाई जाएं। तो अब 25 मुल्ज़िमान को जो सज़ाएं सुनाई गई हैं, इनमें हसन नियाजी या इबाद फारूक का नाम फ़िलहाल शामिल नहीं है। उनसे मुतालिक बताया गया कि अभी उनके ट्रायल्स जारी हैं और बाकी जो मुल्ज़िमान हैं इनको अब अपील का बहरहाल हक होगा। लेकिन जैसे मैंने ऑलरेडी 4-5 नुक्ते उठाए हैं, तो ये तो कानूनी नकात हैं जिसके ऊपर ज़ाहिर है कि आगे हाई कोर्ट्स में जाके बात भी होगी, दलाइल भी होंगे, सब चीज़ें होंगी। लेकिन अब ज़रा इसके कुछ दीगर पहलुओं के ऊपर भी बात करना बड़ा ज़रूरी है। पहली चीज़ तो ये है कि इस बात में तो कोई शक नहीं कि हर कोई ये कहता है कि जब कोई कानून हाथ में ले तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन इससे फिर बहुत बड़े बड़े और अहम सवाल हैं जो कि जहन में भी आते हैं कि क्या उतनी ही सज़ा मिली है जितना जुर्म था? कहीं ऐसा तो नहीं कि जुर्म से आपने ज़्यादा सज़ा सुना दी है? बहुत सारे ऐसे नौजवान लड़के हैं जो अभी बहुत कम उम्र के हैं और उनको 10-10 साल की सज़ाएं अगर सुनाई गई हैं, तो क्या ये उनके साथ इंसाफ हुआ है या ज़्यादती हुई है? दूसरी बात ये कि ये भी देखना होगा कि क्या
ایک جو ماحول ہے جس میں آلریڈی یہ بات ہو رہی ہے کہ اداروں کے خلاف لوگوں کے اندر ایک غم و غصہ ہے، ایک نفرت کا اظہار ہے، ایک ناپسندیدگی ہے، ایک رنجش ہے، ایک دکھ ہے، ایک تکلیف ہے، اور اس کا اظہار ہمیں ہر جگہ پر نظر آتا ہے. تو جہاں پر اس طرح کا ایک ماحول ہے وہاں پر آپ نے مزید اگر سخت سزائیں سنائی ہیں تو اس سے آپ نے کیا حاصل کیا ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے. پولیٹیکلی اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ ایک بہت اہم سوال ہے کہ کیا آپ نے اپنے اور عوام کے درمیان خلیج کو کم کیا ہے یا زیادہ کیا ہے؟ ابھی ہم پچھلے دنوں مختلف رپورٹرز نے یہ رپورٹ کیا ہے، ہم سن رہے ہیں کہ آپ اداروں میں جاتے ہیں تو آپ سے اب اسٹوڈنٹ سوال کرتے ہیں اور ان کے جو سوال ہیں وہ کاٹ دار ہوتے ہیں، وہ آپ جواب نہیں دے پاتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ لوگ اب آپ سے سوال کر رہے ہیں اور آپ انہیں مطمئن نہیں کر پا رہے، لیکن آپ سخت سزائیں سنا کر ان کو خاموش کروانا چاہتے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو خلیج ہے یہ بڑھ رہی ہے یا پھر کم ہو رہی ہے؟ یہ اپنی جگہ ایک سوال ہے. پھر یہ ایک بہت اہم سوال یہ بھی یہاں پر اٹھے گا کہ آلریڈی جب باہر لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، بنیادی آئینی جو حقوق ہیں وہ بھی اس وقت سلب کیے جا رہے ہیں، تو اس موقع کے اوپر ملٹری کورٹ سے عام شہریوں کو، سویلینز کو سزائیں اگر سنائی جائیں گی تو کیا اس بات کو مزید تقویت نہیں ملے گی؟ اگر یہی سزائیں انہیں عام عدالتوں سے سنوائی جاتی تو پھر بھی بات ہوتی کہ کچھ کہتے بھئی عدالتی سسٹم کام کر رہا ہے اور عدالت نے شواہد کی بنیاد کے اوپر سزائیں سنائی ہیں. لیکن جب آپ اسپیسیفکلی ایک امتیازی سلوک کرتے ہوئے ایک سیاسی جماعت کے ورکرز کو، یہ آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے کہ وہ کوئی دہشت گرد نہیں ہیں، وہ سیاسی جماعت کے ورکر ہیں، اور ایک غم و غصے کے تحت انہوں نے احتجاج ضرور کیا ہے. اس احتجاج میں جتنا ان کا ایک نقصان ہو سکتا تھا، اس کی جتنی سزا ہو سکتی تھی وہ ضرور ملنی چاہیے تھی، لیکن بحیثیت جماعت پھر جس طرح اس جماعت کو کارنر کیا گیا اور جس طرح اس کے ساتھ باقاعدہ ایسا لگا کہ ریاست نے ایک دشمنی کر لی ہے، یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جسٹیفائیڈ ہے؟ اور پھر جو یہ ملزمان ہیں ان کے اوپر اگر یہ اس قسم سے دہشت گردوں والا سلوک ہو اور ان کے ساتھ ملٹری ٹرائلز کے ساتھ انہیں سزائیں سنائی جائیں تو اس موقع پھر لوگ سوال تو اٹھائیں گے. لوگ یہ سوال کریں گے کہ جناب جو احسان اللہ احسان تھا جس نے آپ کے APS میں آ کے بچے مار دیے تھے، وہ تو آپ کی حراست سے فرار ہو گیا، اور جو لوگ صرف محض نعرے لگاتے یا ڈنڈے اٹھا کر آ گئے اور انہوں نے احتجاج کیا تو اس کو جو ہے آپ نے پکڑ کے سزائیں سنا دی ہیں. پھر لوگ یہ سوال کریں گے کہ جو لوگ آپ کے فوجی جوان روز شہید ہو رہے ہیں، ابھی کل ایک واقعہ پیش آیا، 17 جوان اس میں فوجی شہید ہوئے ہیں. تو ریاست ایک افرید سے نمٹنے میں اتنے سالوں سے مصروف ہے اور فوجی جوان شہید ہو رہے ہیں، ہوتے چلے جا رہے ہیں، سویلینز بھی ہو رہے ہیں، لاکھ کے قریب ہم نے بندہ جو ہے وہ دہشت گردی کی جنگ میں اپنا شہید کروا لیا ہے کل ملا کے. تو ہم ابھی تک بھی اس پہ کامیابی سے اس پہ کوئی وہ نہیں کر سکے کہ ہم کہیں کہ جی کامیابی سے ہم نے ان سے نمٹ لیا ہے، وہ ابھی بھی سلسلہ جاری ہے. تو لوگ یہ سوال کریں گے کہ کوئی ایک پرامن احتجاج آتا ہے، ہم اس پہ گولیاں چلا دیتے ہیں، لیکن جو آپ کو آ کے گولیاں مار کے جا رہا ہے اس سے ابھی تک ہم نمٹنے میں ناکام ہیں. تو یہ سوال بھی اٹھیں گے. پھر تو یہ ساری باتیں جو ہیں جب یہ آپ سے سوال کیے جاتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں کہ جی ریاست کے گرد جو ہے ریاستی اداروں کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. لیکن یہاں پر پرابلم یہ ہے کہ بعض جگہوں پر آپ کو وسیع تر مفاد میں، جس کو صحیح والا کہتے ہیں قومی مفاد میں، بعض اوقات آپ کو ریاست کو دل بڑا کر کے آگے بھی بڑھنا پڑتا ہے. جہاں آپ کو عوام کی ایک سوچ نظر آئی ہے کہ 9 مئی کے باوجود بھی عوام نے ووٹ کیا ہے، 9 مئی کے باوجود بھی عوام کے سوال اپنی جگہ موجود ہیں کہ کیوں کر ایسی نوبت آئی کہ لوگوں کو احتجاج کرنا پڑا. سوال تو وہاں سے شروع ہوگا نا کہ آخر احتجاج کرنے کے لیے لوگ نکل کیوں آئے، اس سے پہلے کیوں نہیں نکلے تھے، آخر وہ کون سے حالات و واقعات بن گئے تھے. تو بات تو پھر وہاں سے شروع ہوگی. لیکن بجائے اس کے کہ لوگوں کے سوالوں کے جواب دیے جاتے یا لوگوں کی خواہشات اور امنگوں کا احترام کیا جاتا، ہم ابھی تک بھی عوام کو سبق سکھانے کے در پر ہیں. ہم یہ تو دیکھ رہے ہیں کہ جو ملک کو توڑ جاتا ہے اس کا کبھی ٹرائل نہیں ہوا، لیکن جو اس وقت عوام کو جوڑ سکتا ہے، جو ایک لیڈر ہے جو ہر طرف سے عوام کی پذیرائی حاصل کر رہا ہے ہر صوبے سے، اس کو ہم مزید اذیتیں پہنچا کر اور اس کے اوپر ہم مزید ٹرائل کرنے اور فوجی ٹرائلز کرنے کی بات کرتے ہیں. تو یہ سویلینز کے لیے بھی، یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں نام نہاد، ان کے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ جب آپ ملک توڑنے والوں کا احتساب نہیں کرتے،
जब आप आइन तोड़ने वालों का एहतसाब नहीं करते, उनके खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाइयाँ नहीं करते, जब आप उनके हलफ की रूगर्दानी, जो सियासतें करते हैं, जो हुकूमतें बनाते हैं, बिगाड़ते हैं, और आपको पता है और वो इतराफ़ कर चुके हैं, फिर भी आप उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ नहीं करते, तो फिर यही दिन आएगा कि वो आपके खिलाफ कार्रवाइयाँ करेंगे और इसी तरह धड़ल्ले से करेंगे। आज सियासी मुल्जिमान को की है ना सजाएं, कल को लीडरान की बारी आएगी और ये सब सिलसिला चलता रहेगा। तो ये आज जो आइन को इस तरह से रौंदने की एक वजह फराहम की है PMLN ने, पीपल्स पार्टी ने और बाकी जो भी बूट चाट जमातें, इन सब ने, ये सब भी इसकी बराबर की गुनहगार हैं और इसमें शरीक हैं। आप ज़रूर सजाएं दें जिन्होंने जलाओ घिराव किया हो, कानून हाथ में लिया हो, लेकिन जिस अंदाज से ये सब कुछ किया है, इसको इंतकामी कार्रवाइयाँ ही कहा जा रहा है और इसको दुनिया भी इसी तनाजुर में देखेगी। तो बहरहाल अब ये सिलसिला जारी है और दुनिया तो सवाल पहले ही 26 नवंबर पर उठा रही है। वहाँ पे कौन सा कोई हमला हो गया था, कौन सी तनसीबात थी उस दिन? तो 9 मई को तो आप इतना बड़ा कहते हैं कि सानहा हो गया। उस दिन तो कोई एक फौजी ऐसा नहीं था कि जिसको अटैक करके कोई खुदा न खास्ता मार दिया गया हो, शहीद कर दिया गया हो, लेकिन 26 नवंबर को तो आम शहरियों का खून बहा है और अब तो ये एक हकीकत है जिसको झुटलाया नहीं जा सकता। लेकिन इसके ऊपर कोई जवाब देने के लिए रियासत का बंदा तैयार ही नहीं है। आज इसके ऊपर अब जाहिर है कि बाहर के जो लोग हैं वो सवाल कर रहे हैं और सवाल तो उठेंगे और जवाब भी देने पड़ेंगे। तो इस सिलसिले में हम देख रहे थे कि अब बहुत सी उम्मीदें जो हैं वो PTI की इस तरफ जुड़ी हुई हैं कि बाहर से जो प्रेशर आएगा उसकी वजह से कुछ ना कुछ हालात बदलेंगे। तो आपको ये भी बता दें कि रिचर्ड ग्रैनल साहब जो हैं वो आपको पता है अभी तक ठंडे नहीं पड़े, उनकी तरफ से ट्वीट्स का सिलसिला जारी है। तो ऐसे में नजम सेठी साहब ने अपने प्रोग्राम में ये बात कही कि जो रिचर्ड ग्रैनल हैं इनकी एक तो ट्वीट से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और दूसरा उन्होंने कहा कि जी इनकी जो ट्वीट्स हैं ये इसलिए ये ट्वीट्स कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने पैसे लिए हुए हैं और इन्होंने लॉबिंग्स के ज़रिए जो वहाँ का पाकिस्तानी डायस्पोरा है उन्होंने जो लॉबिंग की, पैसे खिलाए और ये वो, तो इस वजह से वो उनकी हक में बात कर रहे हैं। इस एक क्लिप को शहबाज गिल साहब ने रिचर्ड ग्रैनल को टैग कर दिया और बताया कि देखिए जी ये शख्स आपके बारे में ये बात कह रहा है कि आपने पैसे लिए और उसके इवज़ जो हैं वो आप ये ट्वीट कर रहे हैं। तो इसके ऊपर उसने खासा बुरा भी मनाया, उसने इस सारी गुफ्तगू को बिल्कुल बकवास करार दिया और साथ में पूछा कि कौन है ये जर्नलिस्ट, और फिर लोगों ने सारों ने उन्हें बताया कि ये जर्नलिस्ट कौन है। तो ये एक उसकी तरफ से जो है वो इजहार किया गया। और याद रहे रिचर्ड ग्रैनल का एक क्लिप भी आजकल बड़ा वायरल जिसमें वो ये बात कर रहे हैं कि जी हमें कहा जाता है कि आप बड़ी सख्त सिफारतकारी करते हैं, तो हम सख्त सिफारतकारी इसलिए करते हैं ताकि जंगों से बचा जा सके। उसके कहने का मतलब ये है कि जहाँ कहीं पे हमें लगता है कि बात में बाकायदा सख्ती करनी है या वज़न डालना है तो फिर हम वो डालते हैं। बहरहाल ये उसकी, मैं कोई वो नहीं कह रही कि उसको पाकिस्तान का जो है वो उसके साथ कोई सख्त सिफारतकारी करनी है चाहिए या नहीं, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि अगर नजम सेठी साहब ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ ट्वीट्स हैं और इनका कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो फिर आने वाले दिनों में हो सकता है कि ट्वीट से बात बढ़ जाए और कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जाएं जिसकी वजह से आप लोगों को फिर फ़र्क पड़े। क्योंकि आप लोग तो अभी तक यही चीज़ कह रहे हैं ना, मसला ये कि आप लोगों को पता नहीं फ़र्क पड़ना किससे है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। यानी आप कहते थे कि जी अदालतें फैसला करें, तो आप कहते हैं जी अदालतें जो मर्जी फैसला करें हमें फ़र्क नहीं पड़ता। फिर आप कहते हैं इलेक्शन में जो मर्जी रिजल्ट आ जाए, अवाम जो मर्जी कहे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमने वही करना जो हमने करना है। फिर आप कहते हैं जी लोग बाहर निकल आएंगे तो फिर कुछ हो जाएगा, लोग बाहर निकले तो आपने गोलियां मार दी, आपने कहा हमें फ़र्क नहीं पड़ता, लोग बाहर निकलते हैं तो निकलते रहे। फिर कहा गया जी शायद बैरूनी प्रेशर आएगा, बैरूनी प्रेशर भी आना शुरू हो गया, तो आपने कहा जी हमें बैरूनी प्रेशर से भी फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो वही करेंगे जो हमारे दिमाग में घुसा हुआ है। यानी हमने अपने लोगों की बात नहीं सुननी, आइन और कानून अदालतों की बात नहीं सुननी, हमने बाहर की दुनिया की बात नहीं सुननी, क्योंकि हम एक अलग ही मखलूक हैं जिसने जो तय कर लिया है वो हमने करके रहना है और हमारे आगे किसी की कोई हैसियत नहीं है। तो ये बेसिकली इसी किस्म का एक ऐलान है कि जनाब हम तो फिर जो है जो मर्जी नुकसान होता फिरे, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम किसी की बात नहीं सुनते। तो अब बहरहाल देखते हैं कि फ़र्क कहाँ जाके पड़ेगा और पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, लेकिन असल में फ़र्क आप ही को पड़ा है। आज शहबाज गिल साहब ने अच्छी ट्वीट की हुई है कि ये जो कुछ आप कर रहे हैं, अगर आपको ये लगता है कि आप बड़े कामयाब हैं और आप फातेह हो रहे हैं, तो आप फातेह नहीं हैं, आप हार रहे हैं। ये मोहब्बतों का जो एक सफ़र है ना, इसमें जो बंदा जीतता है ना, जो अनाओं में जीतता है, वही असल में हार रहा होता है। तो आप हार रहे हैं,
آج آپ کو اس چیز کا احساس نہیں ہے لیکن جلد آپ کو اس چیز کا احساس ہو جائے گا. آخر میں جی منصور علی شاہ صاحب کے ایک خط کا ذکر کریں گے. منصور علی شاہ صاحب اپنے طور پر پھر بھی تھوڑی بہت آوازیں اٹھا رہے ہیں اور آج انہوں نے ایک اور آواز اٹھائی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جو ججز کی تعیناتیاں ہو رہی ہیں اس سلسلے میں کچھ رولز جو ہیں وہ طے کرنے چاہیے اور ان رولز کے حوالے سے انہوں نے جو باتیں کی ہیں چلیے وہ آپ کو میں اگلی ویڈیو میں بتاؤں گی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.